नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन क्या होता है, अर्थात दिक् परिवर्तन क्या होता है, कम्यूटेटर पर होने वाला परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, क्यों होता है, उस परिवर्तन से क्या होगा, यदि उसको सुधार नहीं किया जाए तो क्या होगा और सुधार करने की विधियाँ कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार उसके भी सुधार किया जा सकता है, सुधार करने अनिवार्य क्यों होता है, सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा। इन सभी बातों का आज संपूर्ण खुलासा करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके बिना भी यदि इसका सुधार नहीं किया जाए तो डीसी जनरेटर जल्दी खराब हो सकता है, कम्यूटेटर जल्द खराब हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, ईएमएफ बाहर नहीं मिलेगा, सारी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि समस्या कहाँ होती है, कार्बन ब्रूस और कम्यूटेटर पर ही समस्या होती है, वह बाहर नहीं मिलने का कारण होती है। तो इनको पढ़ना भी अनिवार्य है और इस समस्या को दूर करना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज उन सभी समस्याओं को, उन जो कम्यूटेशन के प्रति जो समस्या उत्पन्न होती हैं, क्यों होती हैं, उन सभी को आज अच्छी मतलब कि संपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी जनरेटर के आज 72 वीडियो में देखते हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। तो चलिए आपको मैं इस कम्यूटेशन की पूरी जानकारी बता देता हूं कि कभी आपको ज़िंदगी में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि कम्यूटेशन क्या होता है, और आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि कम्यूटेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसका आंसर क्या देंगे। मतलब आप उनको समझोगे और समझने के बाद उसका आंसर दोगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रश्न रटा हो या आपने कुछ उसकी मेमोरी दिमाग में फीड की हो कि उसके प्रति ये आंसर यही रहेगा। नहीं, रटने वाला क्वेश्चन और उसको कंठस्थ याद जो करते हैं वो क्वेश्चन हमेशा गलत हो सकता है, लेकिन जो थ्योरी को समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर, तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपना क्वेश्चन गलत मत करो, उसको समझो। तो समझने के लिए आज कौन सा चैप्टर समझेंगे, आज समझेंगे कम्यूटेशन क्या होता है। तो देखो, कम्यूटेशन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तन। अब दिक् परिवर्तन और दिक् परिवर्तक में बस कोई 19-20 का अंतर है। अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि कम्यूटेशन और कम्यूटेटर मतलब कि कोई छोटा सा एक अंतर है, आपको देखा तो देख क्या है। कम्यूटेटर बस इतना ही अंतर है, कम्यूटेटर और कम्यूटेशन। अब से कम्यूटेटर क्या है, ये दिशा परिवर्तक था जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा को परिवर्तन करता है। ऐसी उत्पन्न होती है उसको बाहर डीसी में देता था। लेकिन कम्यूटेशन हो गया, इसका मतलब कि कम्यूटेशन किसके ऊपर होगा। पहला क्वेश्चन उठ गया, कम्यूटेशन कहाँ होता है। अब लोग समझ गए कम्यूटेशन कम्यूटेटर पर होता है। एक बात आ गई, देखो उसका हिंदी शब्द है दिक् परिवर्तन, इसका पर है, इसका मतलब है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तन कहाँ होता है, दिक् परिवर्तक पर होता है। ये भी समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन जब पूछे कि कम्यूटेशन डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन कहाँ होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन कम्यूटेटर पर होता है। अब उसके बाद उसकी परिभाषा देखो, कम्यूटेटर पर क्या होते हैं, कार्बन ब्रूस होते हैं। पता है, कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर कॉइल संयोजित होते हैं। आर्मेचर कॉइल कैसे होंगी, वो उनकी वाइंडिंग के आधार पर होंगी कि आपने लेफ्ट वाइंडिंग की है या लेफ्ट वे वाइंडिंग की है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। देखो, डीसी जनरेटर में जब एक ब्रूस कहाँ पे लगा होता है, ब्रूस की बात करते हैं, ब्रूस होता है कम्यूटेटर पर। जब डीसी जनरेटर में जब एक ब्रूस 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, मतलब दिक् परिवर्तक खंड को स्पर्श करता है, तो उस दिक् परिवर्तक खंड से जो कॉइल संयोजित होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उस समय शॉर्ट सर्किट होने के बाद कॉइल में धारा की दिशा बदल जाती है। तो शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व, शॉर्ट सर्किट होने के दौरान और शॉर्ट सर्किट होने के बाद विद्युत धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कहते हैं कम्यूटेशन। मैं इस परिभाषा का खुलासा करूंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मैंने परिभाषा बताई और आपको लिखवा दी, नहीं, ये परिभाषा में आपको जितनी बातें बताई हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, मतलब कि संपूर्ण भाषा को। जब पूरी भाषा का अपना एक खंडन कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कम्यूटेशन क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है और क्यों होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया कि जब 2 या 2 से, मैं परिभाषा फिर बता देता हूं कि एक ब्रूस जब 2 या 2 से अधिक कार्बन 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो कम्यूटेटर कैसा था, आप लोगों ने पढ़ा था, कम्यूटेटर गोल होता है। देखो ऐसा, ये ऐसा गोल होता है, प्रत्येक सेगमेंट इसके ऊपर अटैच होते हैं
और ये आपस में इसके ऊपर आर्मेचर, इसके ये पूरा आर्मेचर है, यहाँ आर्मेचर कॉइल होती है और ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है ऐसे, यहाँ से आगे लगा होता है ऐसे और इसके ऊपर होते हैं। तो सारी कॉइल एक साथ संयोजित होती हैं। तो यदि इसको बीच में से काट दिया जाए, मान लीजिए कि गोला, ये गोल हिस्सा है, देखो ये गोल हिस्सा है, ऐसा होता है कम्यूटेटर। इसके ऊपर सेगमेंट ऐसी होती है, टस ऐसे, और पीछे होता है आर्मेचर। सब आर्मेचर के प्रत्येक कॉइल का संयोजन कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। यदि इसको यहाँ से बीच में से काट दिया जाए, ऐसे देखो बीच में से काटते, इसको सीधा करेंगे तो क्या हो, सीधा ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। तो अभी आपको बताता हूँ, देखो कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे होते हैं, गौर से देखना। देखो पीछे कॉइल होती है, तो मैं आपको कॉइल बना के दिखा देता हूँ। देखो एक कॉइल, गौर से देखना, दो कॉइल, मैं आपको तीन ही कॉइल बता देता हूँ। देखो एक बार गौर से तीन कॉइल बता देता हूँ। अब इनके संयोजन देखो कैसे होते हैं। ऐसे मान लेते हैं। देखो अब कम्यूटेटर सेगमेंट बनाऊं। अब कम्यूटेटर देखो मैंने आपको बताया, कम्यूटेटर को काटेंगे तो क्या होगा, काट के सीधा कर देता हूं इसको। देखो ये कम्यूटेटर काट दिया। पॉइंट टू पॉइंट की एक बातें समझना, ये इसके संयोजन कर दिया यहाँ पे, हो गया संयोजन। अब संयोजन कहाँ होगा, देखो गौर से देखना। संयोजन की बात बताता हूं मैं। ये संयोजन देखो, ये एक हिस्सा बांट दिया इसका, किसका, कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करते हैं कि पत्तियां होती हैं जो हार्ड ऑन कॉपर की होती हैं, ठीक है, हार्ड ऑन कॉपर की होती हैं। ये देखो ये बांट दिया, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, और यहाँ जो आगे संयोजन और होंगे मैं मान देता हूँ। देखो ए कॉइल, ये बी कॉइल और ये सी कॉइल, गौर से देखना। अब प्रत्येक एक एक बातें बताऊंगा आपको मैं कि जब ये होता आपका कार्बन ब्रुश, देखो ऐसे मैंने खोल के बताया आपको पूरा, ये कार्बन ब्रुश आपका, और ये आपकी पिगटेल मैंने आपको बताई थी। ये कम्यूटेटर पट्टिकार, कम्यूटेटर ऐसे गोल था, ऐसे ऐसे घूम के गोल था, मैंने काट के सीधा कर दिया तो एक एक सेगमेंट आपके सामने आ गई। ये आपके संयोजन हो गए यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4, 4 ही सेगमेंट दिखाए आपको मैंने। गौर से कितने सेगमेंट दिखाए मैंने आपको, 4 ही सेगमेंट दिखाए हैं। अब एक एक बातें समझना कि अब जब कम्यूटेटर गोल होता है तो एक कार्बन ब्रुश इसके ऊपर टिका हुआ होता है। जैसे ये कम्यूटेटर गोल है, देखो ये एक कार्बन ब्रुश इसके टिका हुआ होगा, तो कार्बन ब्रुश टिकेगा तो एक एक सेगमेंट को ये ऐसे घूमेगा। देखो ये ऐसे घूमेगा, तो कार्बन ब्रुश तो इस तरह से ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। देखना गौर से, मान लीजिए कि कम्यूटेटर ये अपना क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो इसकी दिशा क्या रहेगी, घूमने की दिशा, ये कम्यूटेटर की घूमने की दिशा है DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आर्मेचर की घूमने की दिशा ये है, कौन सी, क्लॉकवाइज है। मैं आपको वो परिभाषा बताता हूँ, मैंने किस प्रकार वो परिभाषा बताई आपको, उस परिभाषा का खंडन करते हैं। देखो अब गौर से देखना, मान लीजिए कि ये आपका कार्बन ब्रुश है, मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे, ये क्या है, ब्रुश, ठीक है, और ये आपकी कॉइल ABC, 3 ही कॉइल दिखाई मैंने आपको। ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। अब ये कम्यूटेटर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये कम्यूटेटर ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये कॉइल आगे चले जाते हैं कि पीछे से नए नए को कम्यूटेटर ये अपने सेगमेंट आता रहेगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखो क्या है इस कंडीशन में कि एक कम्यूटेटर, एक कार्बन ब्रुश एक कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श में है। मतलब देखो एक कार्बन ब्रुश एक कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श में है, तो इस कार्बन ब्रुश को कौन कौन सी कॉइलें धारा देगी, क्योंकि ये तो पीछे आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स में घूम रहा है, इन कॉइलों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो क्या होगा कि ये कॉइल देखो, सी कॉइल क्या करेगी, इसको विद्युत वाहक बल देगी इधर से, और बी कॉइल क्या करेगी, ये भी इसको EMF देगी। तो I एम्पीयर इसने दिया और I एम्पीयर इसने दिया, तो ये होगा 2I एम्पीयर, 2I एम्पीयर। मतलब कि अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, ये 1 2 3 क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, ABC क्या है, आर्मेचर कॉइल, DOR क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आर्मेचर की घूमने की दिशा है, जो कि अब किस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। अब सपोज करो कि ये क्लॉकवाइज दिशा ऐसे, घूमने की घूमने दिशा ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है और आपने ये रखा, तो ये ऐसे घूमेगा तो इसकी विपरीत दिशा में चलता नजर आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्रुश क्या होगा कि आर्मेचर जब क्लॉकवाइज घूमता है तो ब्रुश एंटी क्लॉकवाइज घूमते प्रतीत नजर आते हैं अपने को। ब्रुश क्या होगा, इसके ऐसे, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे तो आएगा ब्रुश, तो ब्रुश एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगे।
अब ब्रूस इस कंडीशन में क्या है कि कम्यूटेटर सेगमेंट 3 को स्पर्श कर रहा है। परिभाषा बताता हूँ, कम्यूटेटर नंबर 3 को स्पर्श कर रहा है, तो इस ब्रूस को कौन कौन सी कॉइल धारा देगी? बी कॉइल भी धारा देगी और सी कॉइल भी धारा देगी। आई एम्पीयर धारा इसने दी, आई एम्पीयर धारा इसने दी, तो क्या हुआ, ब्रूस के पास 2 कॉइलों की धारा मिलकर आ गई 2 आई एम्पीयर। आई जितनी भी है इसकी दोनों इकट्ठे जुड़ जाएंगे, 2 आई एम्पीयर हो जाएगी। जितनी धारा होंगी, जैसे समान होंगी तो समान आपको 2 से गुणा कर देंगे, इतनी धारा मिल जाएगी आपको। ये तो थी बात। अब कब तक थी? जब कम्यूटेटर सेगमेंट एक कार्बन ब्रूस एक कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श कर रहा है। तो नंबर 3 पे आ गई बात। यदि अब कंडीशन आएगी कि जो ही आगे थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, ऐसे थोड़ा सा आगे घुमाएंगे, कैसे? देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे थोड़ा सा इसको आगे घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद क्या होगा कि ये कार्बन ब्रूस इस सेगमेंट को तो छोड़ेगा और इसको पकड़ेगा। तो बीच में कंडीशन है, 2 कंडीशन आपके सामने आएंगी। कौन कौन सी आएगी? फिर आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो आपको मैं 2 कंडीशन आपके सामने आएंगी। एक कॉइल ये बना दे, अच्छी तरह समझाऊंगा आपको वो परिभाषा की परिभाषा है क्या। एक कॉइल तो ये बना दिया आप लोगों ने, और एक कॉइल ये, 3 कॉइल बना देता हूं मैं। इनका संयोजन देखो इधर, ठीक है। और ये बना दिया आप लोगों का कम्यूटेटर सेगमेंट, ये इसका संयोजन यहां पे कर दिए। और अब कंडीशन क्या थी? देखो पहले कंडीशन ये थी, ये तो है पहले, ये कंडीशन थी, ये 1 2 3 4 ए बी सी और ये डी ओ आर, आर्मेचर के घूमने की दिशा, कम्यूटेटर के घूमने की दिशा। अब देखो ये कार्बन ब्रूस कहाँ पे था? यहाँ पे था। ये कार्बन ब्रूस यहाँ पे है, लेकिन जब ये आगे घूमेगा तो 2 नंबर का सेगमेंट यहाँ पे आएगा और 3 नंबर का सेगमेंट आगे, किसी का 4 नंबर का, किसी को 1 नंबर आगे आएगा। तो फिर कंडीशन ये भी डाल सकती है। देखो ये कंडीशन आएगी, गौर से देखना, ये कंडीशन आएगी। थोड़ा सा 1% आगे घुमा तो क्या होगा? 4 नंबर आगे, 3 नंबर का कम्यूटेटर के सेगमेंट आगे खिसक जाएगा, 2 नंबर का थोड़ा आगे आएगा। तो एक कार्बन ब्रूस, एक ब्रूस कितने कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श किया है? गौर से देखो, ये आपकी पिगटेल धारा बाहर परिपथ को दे रहा है। पहले कार्बन ब्रूस 3 नंबर सेगमेंट के स्पर्श में था, तब उस समय देखो, उस समय कॉइल नंबर बी और सी, कॉइल नंबर बी की धारा ये थी और सी की धारा ये है, ठीक है ना। कॉइल नंबर बी की धारा क्लॉकवाइज थी और कॉइल सी की धारा एंटी क्लॉकवाइज थी, और दोनों मिलकर धारा किसको दे रही थी? ब्रूस को दे रही थी। ये ब्रूस बाहरी परिपथ को आपको धारा प्रदान कर रहा था, जो कि ये है आपका ब्रूस। गौर से देखना। अब जो कम्यूटेटर आगे खिसक गया तो आधी सेगमेंट तो ये आ गई, आधी सेगमेंट ये आ गई। अब यही कार्बन ब्रूस 2 सेगमेंट के स्पर्श में आ गया। मैंने आपको ये बताया कि जब कोई ब्रूस कम्यूटेटर 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है तो उससे जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। किससे? इनसे। देखो अब ये बी कॉइल है, देखो पहले यही बी कॉइल इस कार्बन ब्रूस को धारा दे रही थी, लेकिन अब नहीं दे रही है, क्योंकि बी कॉइल का एक सिरा यहां से इसके स्पर्श में आ गया और बी कॉइल का एक सिरा इसके स्पर्श में आ गया। देखो ऐसे ऐसे, तो बी कॉइल तो होगी शॉर्ट, ये होगी शॉर्ट। ये तो इसमें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अब यही कॉइल इसके संपर्क में आ गई, ये कॉइल इसके संपर्क में आ गई, तो ये क्या करेगी? ये कॉइल भी इसको करंट देगी और ये कॉइल भी इसको करंट देगी। अब बताओ ब्रूस के पास कितने कॉइल की धारा? 2 कॉइल की धारा। पहले बी और सी की थी यहां पे, लेकिन अब ए और सी की धारा मिल रही है, मिल गई ना। फिर भी यहां से आई एम्पियर धारा ये और आई एम्पियर धारा, तो यहां भी 2 आई एम्पियर धारा, पहले भी 2 आई एम्पियर ही थी और अब भी 2 आई एम्पियर ही धारा है, ठीक है। तो यही ब्रूस बाहरी परिपथ को जितनी धारा पहले दे रहा था अब भी उतनी ही धारा दे रहा है एक मूवमेंट के बाद। लेकिन अब देखो अब क्या होगा, इस कंडीशन की बातें लिख लेना कि जब देखो ब्रूस इस कंडीशन में, जब ये ब्रूस सेगमेंट 3 के संपर्क में होता है तो ए व बी व सी कॉइल
की धारा प्राप्त करता है। ठीक है। और बी की धारा क्या है? बी की धारा क्लॉकवाइज, बी की धारा क्लॉकवाइज, और सी की धारा एंटी क्लॉकवाइज। सी की धारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये दो धाराएं हैं। और जब यही आगे घूमता है, मतलब कि कम्यूटेटर क्लॉकवाइज दिशा में, लिखना कम्यूटेटर क्लॉकवाइज दिशा में यदि आगे घूमता है तो एक ब्रुश दो सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है। किसको? 2 व 3 को करता है। तो उस समय ब्रुश में कॉइल ए व कॉइल सी की धारा प्राप्त होती है, जो कि बाहरी प्रपथ को देता है। कॉइल ए में धारा क्लॉकवाइज और कॉइल सी में धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये लिख दी बात। और कॉइल बी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इस दौरान देखो, जब एक मोमेंट और लेते हैं आगे, एक मोमेंट और लेते हैं आगे कि ये आगे भी तो खिसकेगा, तो आगे खिसका तब क्या होगा? देखो आगे बताता हूं। आगे खिसकने के बाद क्या होता है, मैंने एक कॉइल ये बना दी, एक कॉइल ये बना दी और एक कॉइल ये बना दी, और उनके संयोजन देखो आप। ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3, 1 2 3 4 सेगमेंट लिए हैं, और उनके संयोजन पहले भी यही थे, अब भी यही संयोजन है। ठीक है ना? तो अब इस समय क्या होगा, ये जो आगे खिसकेगा, जो थोड़ा आगे खिसकेगा तो ये हिस्सा खिसके किधर आएगा? इधर आएगा। तो अब कम्यूटेटर ये कार्बन ब्रुश 2 के संपर्क, क्योंकि 2 हिस्सा उठ के इधर आ जाएगा और ये इसका 2 को पकड़ लेगा। तो क्या होगा कि ये ब्रुश आपके ये ब्रुश ये सेगमेंट नंबर 2 के संपर्क में ही होगा, बाकी संपर्क आगे, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे आगे घूमता चला जाएगा। अभी 2 के संपर्क में होगा। ये आपकी धारा बाहर आ रही है। इस समय देखो, इस समय ये धारा ए कॉइल, ये बी कॉइल और ये सी कॉइल। सी कॉइल तो इसको धारा देगी नहीं, क्योंकि सी कॉइल की धारा सेगमेंट 3 और 4 के संपर्क में है। लेकिन अब ये धारा तो इसको देगी, ये कॉइल तो इसको धारा देगी, वोल्टेज देगी। लेकिन ये वोल्टेज देखो, पहले इसकी दिशा कैसी थी? पहले बी कॉइल की दिशा क्लॉकवाइज थी, गौर से देखना। अब मोमेंट यहां बदलता है। पहले बी कॉइल की धारा की दिशा क्लॉकवाइज थी, देखो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज दे रही थी। अब क्या होगी? अब इसको देगी, देखो धारा अब क्या होगी? ये धारा इसको देगी। किसको? अब धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये तो बताया था विशेष ने, क्या कि जब एक ब्रुश 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उससे जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने से पहले कंडीशन ये थी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये आई, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद की कंडीशन ये है। तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले, शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट होने के बाद, आगे नहीं, धारा में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं दिक् परिवर्तन या कम्यूटेशन कहते हैं। तो धारा की दिशा बदल गई। इस समय क्या होगा? पहले धारा की दिशा ऐसे थी, अब इसे ये मतलब तुरंत बदलेगी। बदलेगी तो क्या होगा? यहां इस कॉइल में धारा की दिशा बदलेगी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। इसका चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो ये लिख देता हूं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। गौर से देखो, इसमें इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो उस धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा, क्योंकि जो धारा बदलती है उसका विरोध करेगा। तो धारा का विरोध करेगा। तो देखो कम्यूटेटर सेगमेंट 3 है ना, 3 को ये कार्बन ब्रुश छोड़ेगा, 2 को पकड़ेगा। उस समय क्या होगा? ये यहां से देखो, ये यहां से इसको छोड़ेगा, इसको पकड़ेगा, तो धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ। तो यहां क्या होगा? स्पार्किंग होगी, यहां स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग क्यों हुई? आगे देखो, यहां स्पार्किंग हुई तो कह सकते हैं कि वही बात आ गई कि एक कार्बन ब्रुश जब 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, यहां पे देखो, तो उनसे जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है, शॉर्ट होगी। तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले की कंडीशन ये थी, यहां कोई मूवमेंट नहीं था, कोई स्पार्किंग नहीं थी। और शॉर्ट सर्किट होने के दौरान ये कंडीशन आई, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के बाद जब आर्मेचर घूम जाता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद
धारा में जो परिवर्तन होता है, ये धारा का परिवर्तन पहले ये था, अब धारा का परिवर्तन ये बदल गया, उस दौरान यहाँ से क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसमें धारा के परिवर्तनों का विरोध होगा और कुछ हिस्सा टूटकर ये यहाँ से पूरी धारा प्रभावित नहीं होगी। अब देखोगे यहाँ धारा मान लीजिए कि 5 एम्पीयर दी इस कॉइल ने, यहाँ 5 एम्पीयर धारा पूरी नहीं मिलेगी, यहाँ कितनी मिलेगी, 4.5 एम्पीयर मिल सकती है, क्योंकि ये कुछ इसका विरोध, ये सेल्फ इंड्यूस्ड इस धारा का विरोध करेगा, कुछ धारा घटा देगा, घटी हुई धारा यहाँ से 3 नंबर सेगमेंट इसको देगा, क्योंकि इधर जाएगी घटी हुई धारा और 3 नंबर सेगमेंट इसको देगा, इसको देने की कोशिश करेगा। जब इसको देने ये तो इसको छोड़ेगा, इसको देगा, तो यहाँ क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो शॉर्ट सर्किट होने के दौरान, शॉर्ट सर्किट होने के बाद और शॉर्ट सर्किट होने से पहले धारा में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक है ना। और कम्यूटेशन से क्या होता है, कार्बन ब्रूस या ब्रूस और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या होती है, बहुत भारी स्पार्किंग होती है। यदि उस स्पार्किंग को सही नहीं किया जाए तो कम्यूटेटर सेगमेंट खराब हो सकता है, कम्यूटेटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कार्बन या ब्रूस जल जाएंगे, जिससे वहाँ डैमेज की अवस्था आ जाएगी और वो अपने सही कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो ये तो था आपका कम्यूटेशन, परिभाषा समझ गए इसकी। अब देखो एक इसको बताता हूँ, ये जो इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसके कारण, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस ईएमएफ को कहते हैं प्रतिकार्यता वोल्टेज। क्या कहेंगे इसको, प्रतिकार्यता वोल्टेज या फिर रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज, इसको हिंदी में प्रतिकार्यता वोल्टेज कहते हैं। अब प्रतिकार्यता वोल्टेज कहाँ हुआ, इस कॉइल में उत्पन्न हुआ, कौन सी में, जो शॉर्ट कॉइल होती है उसमें। तो अब देखो ये जो कॉइल शॉर्ट हुई है, धारा का जो परिवर्तन हुआ है, तो यहां से लेके घूमेगा तो कितनी मिली सेकंड, देखो ये कितनी स्पीड से घूमता है, इतनी स्पीड से इसको छोड़ेगा, इसको पकड़ेगा, इससे शॉर्ट होती जाएगी, अगली कॉइल, प्रत्येक कॉइल शॉर्ट होती जाएगी, ये कॉइल इसके संपर्क में आएगी, 2-2 सेकंड को छुएगा, शॉर्ट होती जाएगी। तो ये कितनी देर में शॉर्ट हुई, देखो एक प्रश्न होता है, दिक् परिवर्तन काल क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तन टाइम क्या कहते हैं, क्योंकि ये कॉइल कितनी देर में शॉर्ट हुई और कितनी देर में शॉर्ट होकर रुक गई और धारा की दिशा बदल गई। तो इसलिए कहते हैं कॉइल बी में धारा परिवर्तन का जो समय होता है उस समय को कहते हैं दिक् परिवर्तक काल कहते हैं। याद रखना बात, धारा परिवर्तन का जो समय होता है कौन सी में, शॉर्ट हुई कॉइल में धारा परिवर्तन का जो समय होता है उस समय को कहते हैं दिक् परिवर्तक काल कहते हैं, जिसका मान लगभग कितना होता है, काफी बार परीक्षा में आ गया, जिसका मान लगभग होता है कि 1.1 अपॉन, इसका मान होता है 1.500 सेकंड के लगभग होता है, एग्जैक्ट तो नहीं है, वेग बटे 500, मतलब कि 1 सेकंड का 500 हिस्सा कौन सा, 500 हिस्सा कौन सा होता है, उसके बराबर होता है। तो देख लो कितनी सेकंड में होता है, उतनी सेकंड में स्पार्किंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो बात आ गई, यदि इस दौरान कौन सी में, कम्यूटेशन 2 बताता हूं आपको, इस दौरान यदि इसी समय के अंदर यदि धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो कहते हैं स्मूथ कम्यूटेशन होता है, अच्छा कम्यूटेशन है, ज़्यादा स्पार्किंग नहीं होगी, ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन इस समय के दौरान यदि वो धारा का परिवर्तन, दिशा का परिवर्तन नहीं होता है और धीरे उससे अधिक टाइम लेता है तो क्या कहता है, रफ कम्यूटेशन होता है। तो आपके सामने कम्यूटेशन कितने आएंगे, एक आएगा। कम्यूटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन और एक होता है रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन में स्पार्किंग का मान कम होता है और रफ कम्यूटेशन में स्पार्किंग का मान अधिक होता है। स्मूथ कम्यूटेशन में धारा का परिवर्तन जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और रफ कम्यूटेशन में धारा का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसलिए ये स्मूथ कम्यूटेशन है कि ये 1 सेकंड के 500 हिस्से के अंदर यदि धारा परिवर्तन हो जाती है तो स्मूथ, और नहीं होती है तो रफ कम्यूटेशन होता है। इसलिए अब इन दोनों कम्यूटेशन का उपाय ढूंढते हैं, निवारण करते हैं कि कम्यूटेशन के निवारण क्या क्या होते हैं। अब देखो यूं मान लो कि भाई इस कम्यूटेशन को समाप्त करें या फिर इस प्रेरित ईएमएफ को समाप्त करें। यदि ये प्रेरित ईएमएफ खत्म हो जाता है तो आपकी स्पार्किंग रुक जाती है। तो ये कह सकते हैं या तो स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को समाप्त करने के लिए कितनी विधियां प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। तो आपको तो एक तो होता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, लिख लो पहले तो कम्यूटेशन के प्रकार लिख लो, मैं लिखा देता हूँ कम्यूटेशन के प्रकार, लिखो कम्यूटेशन के प्रकार। उसमें आता है पहला, ये आता है रफ स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन और दूसरा आता है रफ कम्यूटेशन। एक ही आ गया।
इसमें स्पार्किंग कम होती है, लिख लेना, स्पार्किंग कम होती है और इसमें स्पार्किंग अधिक होती है। इसमें धारा का परिवर्तन, स्मूथ कम्यूटेशन में धारा का परिवर्तन इस समय के अंदर अंदर ही हो जाता है, लिख लेना, क्योंकि इसको कहते हैं दिक् परिवर्तक काल। दिक् परिवर्तन काल स्मूथ कम्यूटेशन में धारा का परिवर्तन दिक् परिवर्तक काल के अंदर ही हो जाता है। रफ कम्यूटेशन में इससे अधिक समय लगता है, तो उसको कहते हैं रफ कम्यूटेशन। इसको दोनों को दूर करते, देखो दोनों की बात है, एक की नहीं, दोनों साथ ही दूर हो जाएंगे। तो पहला उपाय आता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन आता है, एक लिखना इसका उपाय लिखेंगे निवारण। उपाय में आता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ये लिखते हैं। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है? प्रतिरोध दिक् परिवर्तन, इसका उपाय देखो पहला। इसमें क्या होगी, इस विधि में क्या करेंगे, अधिक प्रतिरोध के ब्रूस प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ स्पार्किंग होती है, ये इसको पकड़ेगा इसको छोड़ेगा तो यहाँ स्पार्किंग होती है, इसलिए अधिक ब्रूस के मतलब अधिक प्रतिरोध के कार्बन ब्रूस प्रयोग। इस विधि में क्या करते हैं, अधिक प्रतिरोध के ब्रूस प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब कि ब्रूस का प्रतिरोध अधिक होने के कारण शॉर्ट सर्किट के दौरान जो कॉइल में धारा का परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो स्पार्किंग रुक जाएगी। मतलब ये आता है कि इस के दौरान ब्रूसों का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट के दौरान जो धारा का कॉइल में जो धारा का परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, जिससे स्पार्किंग कम हो जाती है। समाप्त तो नहीं होती है, कम हो जाती है, क्योंकि कम वही करेंगे, इसको कहते हैं स्मूथ कम्यूटेशन में धारा स्पार्किंग कम होती है, तो स्मूथ कम्यूटेशन के लिए ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तांबे की अपेक्षा कार्बन के ब्रूस प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए देखो कहते हैं ना कि ब्रूस किसके होते हैं, कार्बन के, क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, लगभग 4000 गुना अधिक होता है। किसका? कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 4000 गुना अधिक होता है, इसलिए ब्रूस किसके प्रयोग करते हैं, लगभग कार्बन के ही प्रयोग करते हैं। तो पहला उपाय तो ये करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, प्रतिरोध तार प्रयोग करेंगे। प्रतिरोध तार का मतलब कि यहाँ पे इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान नहीं हो तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रयोग करेंगे। मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग के कॉइल के श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रयोग कर देंगे ये। लेकिन इससे क्या है कि रेजिस्टेंस कॉइल जब प्रयोग करते हैं, मतलब कि ये कहा जाता है कि आर्मेचर कॉइल के श्रेणी क्रम में कम्यूटेटर के पास, यहाँ नहीं आगे पीछे नहीं, आर्मेचर कॉइल के श्रेणी क्रम में कम्यूटेटर के पास रेजिस्टेंस के तार प्रयोग कर दिए जाते हैं, जिससे रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन, जो रफ कम्यूटेशन होता है ये इसके लिए प्रयोग करते हैं, रफ कम्यूटेशन के लिए, चाहे स्पार्किंग अधिक होती है उसके लिए उपाय करते हैं। रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाता है। ये किसके लिए, ये तार प्रयोग करेंगे रफ कम्यूटेशन के लिए। इसमें कि रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाता है, और स्मूथ कम्यूटेशन को किससे कम कर लेंगे, रेजिस्टेंस की अधिक प्रतिरोध के रेजिस्टेंस प्रयोग कर लेंगे, उससे कम हो जाएगा। एक आपका उपाय ये होता है। अब इससे क्या होगा, धारा का परिवर्तन में जो अधिक समय लगता है, वो जो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, स्पार्किंग हट जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए ये विधि का प्रयोग कम से कम करते हैं। हाँ, ब्रूस वाली प्रयोग कर लेंगे, इस विधि का प्रयोग कम से कम, क्योंकि इस कॉइल के श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो आर्मेचर, ये आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, हानियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये था आपका। अब अगला प्रयोग करेंगे, इंटरपोल का प्रयोग करेंगे। इंटरपोल क्या होता है वो। तीसरा उपाय देखो, यहां दूसरा क्या लिखेंगे, प्रतिरोध तार प्रयोग करके, तो हो गए। तीसरा कर लो, इंटरपोल का प्रयोग करके। इंटरपोल का प्रयोग करके तीन विधियां हैं। पहला रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा ये प्रतिरोध तार प्रयोग करके। ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन स्मूथ के लिए प्रयोग करते हैं, और ये दोनों ये रफ के लिए प्रयोग करते हैं। याद कर ले बात। अब देखो बात क्या होती है कि इंटरपोल क्या होते हैं। मैं आपको पोलो की कुछ कंडीशन बताता हूँ। देखो आपको यहाँ से मैं आप यही बता देता हूँ, ये आपके समझ में आ जाएगा कि जैसे 4 पोल का जनरेटर लेते हैं, 2 पोल ये ले लिए, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। 4 पोल का जनरेटर लिया आप लोगों ने,
ये एन और ये एस, ये एन और ये एस, ये ले लिया आप लोगों ने। तो अब क्या करेंगे, इंटरपोल क्या होता है, देखो मुख्य पोलों के बीच में स्थापित कर देते हैं। मुख्य पोलों के बीच में छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं। मैं आपको रेड एंड कलर से दिखाता हूँ। ये मुख्य पोलों के बीच में, ये मुख्य पोल नहीं, इनके बीच में ऐसे एक पोल ये लगाया, एक पोल ये लगाया, एक ये लगाया। मुख्य पोलों के बीच में छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं। कितने, जितने पोल का जनित्र होता है उतने ही इंटरपोल लगाए। यदि 4 पोल का जनित्र है तो 4 ही इंटरपोल लगेंगे। आगे बात समझ में, एक तो कंडीशन ये। आगे इसकी बात देखो, मुख्य पोलों के बीच में लगा दिए, तो अब इनकी ध्रुवता कैसे होगी। इन पोलों की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में, याद रखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे आने वाले पोल के समान होती है। ठीक है, आर्मेचर की, जैसे आर्मेचर की घूमने की दिशा ये है, ये तो आगे आने वाला पोल ये एन है तो ये एन, आगे आने वाले पोल ये एन, ये एस है तो ये एस, ये एन है तो ये एन और ये एस है तो ये एस, ऐसे बल्कि लिख लो कि इनकी इंटरपोलों की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में सामने आने वाले मुख्य पोल की पोलरिटी के समान होती है। इन पोलों पर, क्योंकि इन पोलों पर, कौन से पर, इंटरपोलों पर, इन पोलों पर मोटे तार की कम टर्नों की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इन पोलों पर मोटे तार की कम टर्नों की वाइंडिंग की जाती है। यह बात स्पष्ट होगी। इन वाइंडिंग को, कौन सी वाइंडिंग को, इंटरपोल की वाइंडिंग को B1 व B2 से दर्शाया, सर्किट बनाऊंगा B2 से दर्शाया जाता है, ये लिख लेना। उसके बाद देखो आगे की छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इन आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी जो कनेक्शन होते हैं वह कहाँ करते हैं, वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में करते हैं। ये सबसे बड़ी बात आती है कि इंटरपोलों का संयोजन कहाँ होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है, आर्मेचर के सीरीज में होता है। मोटे तार की कम टर्नों वाले होते हैं। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि टर्नों की संख्या कितनी रखी जाती है, तो मुख्य पोलों से 1/3 कम रखी जाती है। मुख्य पोलों का 1/3 भाग होता है, तो इतनी भाग कम करके इस पर वाइंडिंग की जाती है। अर्थात ये होता है कि मोटे तार व कम टर्न की होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है, मुख्य पोलों के बीच में लगाते हैं। इनकी ध्रुवता कितनी होती है, इनकी ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में सामने वाले आने वाले मुख्य पोल के समान होती है। ठीक है, और जितने पोल का जनरेटर होता है, जितने पोल की मशीन होती है, उतने ही पोल ये लगाए जाते हैं। इंटरपोल के प्रयोग से क्या होगा, इंटरपोल का प्रयोग यदि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजन कर देते हैं तो आर्मेचर में की कॉइल में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये उसके विपरीत वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे स्पार्किंग कम हो जाती है। तो लिखा जाता है कि इंटरपोल क्या काम करते हैं, इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होने से उससे उत्पन्न होने वाला ईएमएफ रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करता है, जिससे स्पार्किंग का मान कम हो जाता है। ये तो थे आपके इंटरपोल। अब इनके मैं सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, सर्किट डायग्राम क्या होता है, फिर आपका ये इंटरपोल का चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो सर्किट डायग्राम क्या होगा, जैसे आपको बताऊं मैं कि ये आपका आर्मेचर, ठीक है ना, ये आर्मेचर और ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, गौर से देखना, और ये आपकी इंटरपोल की वाइंडिंग, और यदि कंपाउंड जनरेटर होगा तो ये सीरीज वाइंडिंग। अब मैं इनके संयोजन दिखा देता हूँ। देखो ये आपके कार्बन ब्रुश, इसका संयोजन यहाँ पे, इसका संयोजन यहाँ पे, ये संयोजन यहाँ पे और ये संयोजन यहाँ पे। देखो ये आपके कार्बन ब्रुश, ये लोड लगा दिया आप लोगों ने, ये A1 A2 और ये इंटरपोल है, इंटरपोल की वाइंडिंग है, ये B1 B2, ये D1 D2 सीरीज वाइंडिंग यदि कंपाउंड जनरेटर होगा तो आपका, और ये E1 E2। अब आप लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग को किससे दर्शाया था, C1 C2 से दर्शाया था। तो ये होगी बात सारी वाइंडिंगों की, जो कि काफी बार परीक्षा पूछा जाता है। ये कौन से, देखो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर का लोड बढ़ेगा तो इसका लोड बढ़ेगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, इसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा इससे वोल्टेज उत्पन्न होगा इसमें, और जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो किसका विरोध करेगा, इस रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करेगा जो इस कॉइल में शॉर्ट सर्किट के दौरान होता है, और ये आपकी स्पार्किंग कम हो जाएगी। ये तो थी दोस्तों आपकी इंटरपोल का प्रयोग करके, इंटरपोल के बारे में बता दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी थी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या था ये बता दी, इसका इलाज कैसे करेंगे, जब नहीं करेंगे इसकी स्पार्किंग दूर नहीं करेंगे तो कम्यूटेटर स्पार्किंग हुई, कार्बन ब्रुश जल जाएंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट जल जाएंगे और आपकी मशीन खराब हो जाएगी। अब पूछा जाए, देखो एक चीज़ और आती है, क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, काफी बार पूछा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, क्योंकि यहाँ भी देखो मोटे तार की कंट्रोल की वाइंडिंग वो भी थी, कौन सी,
कंपनसेटिंग वाइंडिंग समकारी कुंडलन मैंने आपको बताई थी वो, और ये भी है। उसके दौरान भी क्या थे, देखो मैंने आपको बताया यदि आर्मेचर रिएक्शन होती है तो सबसे पहला होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव से स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग को दूर कैसे किया आप लोगों ने, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके। आज भी क्या हुआ आपकी, आज भी स्पार्किंग हुई, तो क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके स्पार्किंग दूर नहीं कर सकते। इसलिए लिख सकते हैं कि कम्यूटेशन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा कम्यूटेशन को, कौन से कम्यूटेशन को, रफ कम्यूटेशन को दूर किया जा सकता है, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके भी आप स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। अब बताओ कि इंटरपोलों का काम क्या हुआ। इंटरपोलों का काम हो, देखो इंटरपोल ने क्या क्या, स्पार्किंग खत्म की। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या क्या, स्पार्किंग खत्म की। तो दो बातें मुख्य सामने निकल के आ गई। तो क्या इंटरपोल स्पार्किंग को खत्म करता है, तो स्पार्किंग तो आर्मेचर रिएक्शन के दौरान भी हुई थी, तो क्या इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन की स्पार्किंग को दूर कर सकता है। इसलिए कहते हैं इंटरपोल के दो काम हो गए, एक तो होगा स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करना, रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में बदलना, तो स्मूथ कम्यूटेशन को प्राप्त करना जो कि स्पार्किंग का मान कम करना। दूसरा क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट या आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव था उसको भी दूर करना। यही दो काम हो गए कंपनसेटिंग वाइंडिंग के, कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट के दौरान जो आर्मेचर रिएक्शन थी उसका प्रभाव था उसको दूर करना, और एक स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करना, रफ कम्यूटेशन से स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करना। दोस्तों ये तो था आपका कम्यूटेशन का चैप्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको यदि कोई शंका हो या आपको कोई यदि समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो सबसे पहले, ठीक है। और यदि आप जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पूर्ण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।